नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का लास्ट पार्ट है। यहीं से आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगले दिन हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम निम्न बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला बिंदु है वस्तु की विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरा बिंदु है वस्तु की विभिन्न स्थितियों में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तीसरा बिंदु है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। चौथा बिंदु है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो आज हम पहले बिंदु की ओर चलते हैं और अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है वस्तु की विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण में जिस तरह से हम वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए थे, ठीक उसी तरह उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। उत्तल लेंस में पहली स्थिति आती है वस्तु को अनंत पे रखना है। अब ये याद करिए कि अवतल दर्पण में जो पहला प्रतिबिंब बना था तो वस्तु को अनंत पे भी रखा गया था। उसी तरह इस लेंस में भी पहली बार वस्तु को अनंत पे रखा जा रहा है। तो ये हम मान लेते हैं वस्तु अनंत पे है, वहां से मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण चल रही है और कल के नियम में हमें पढ़े थे कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेंगी। तो यहाँ देखिए जितनी समांतर किरणें हैं उनका लेंस के अंदर से अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर निकल रही हैं। ये देखिए सभी समांतर किरणें जाके फोकस पर मिल रही हैं और वहां से आगे निकल रही हैं। तो अनंत पे जो वस्तु रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जहाँ पे सब किरणें जाकर एकत्र होती हैं। अनंत पे वस्तु काफी बड़ा होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है। देखिए अब हम वस्तु और प्रतिबिंब की तुलना करके सारणी को भरने का प्रयास करेंगे। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका ये देखिए फोकस पे बनता है और उसका साइज क्या होता है, बिंदु आकार का छोटा होता है। प्रकृति क्या होती है, उल्टा और वास्तविक होती है। अवतल दर्पण में भी प्रकृति उसकी उल्टा थी और वास्तविक थी। इसी तरह उत्तल लेंस में इसकी प्रकृति उल्टा और वास्तविक है। इसके जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उत्तल लेंस के सब उल्टे और वास्तविक होंगे। एक अंतिम की स्थिति दर्पण जैसे आएगी जिसमें प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे बिंदु की ओर। जब वस्तु को फोकस 1 से बाहर रखा जाए, जब वस्तु को 2f1 से बाहर रखा जाए यानी कि C1 से बाहर, 2f1 यानी कि वक्रता केंद्र 1। तो ये देखिए ये 2f1 है, ये f1 है। इससे बाहर वस्तु को रख के हम आरेख खींचते हैं। तो पहली किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। और दूसरी किरण यहाँ से सीधे प्रकाशी केंद्र से होते हुए जाएगी और ये दोनों किरणें जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ये अपवर्तन हुआ और फोकस से निकल गई, ये प्रकाशी केंद्र से गई है। ये दोनों यहाँ पे मिल रही, A डैश बिंदु पे मिल रही हैं, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये
इसका प्रतिबिंब बन गया है। अब हम दोनों की तुलना करेंगे, वस्तु की और प्रतिबिंब की। तुलना करने से पहले यहाँ पे बता दें, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है इसमें तो अपवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रकाशी केंद्र से जो जा रही है उसमें अपवर्तन नहीं हो रहा। ये किस कारण से हो रहा है, इसका नियम का लिखाया गया था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेंगी। यदि जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम था इसका, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो ये देखिए, प्रकाशिक केंद्र से जा रही किरण ये सीधे निकल जा रही, इन दोनों का मिलाप यहाँ पे हो रहा है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब दोनों की हम तुलना करते हैं और सारणी भरने का प्रयास करते हैं। जब वस्तु को हम 2f1 से बाहर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच। ये 2f2 है और ये f2 है, इन दोनों के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और आकार की तुलना करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है और प्रकृति इसकी होगी उल्टा और वास्तविक इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये उल्टा है और वास्तविक है। अब चलते हैं हम तीसरी स्थिति की ओर। जब हम वस्तु को 2f1 पर रखेंगे, अभी हम 2f1 से बाहर रखे थे, लेकिन अब वस्तु को 2f1 पर रखेंगे यानी कि फोकस 2 पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो 2f1 पर जब हम वस्तु रखते हैं तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर लेंस से इसका अपवर्तन होता है और फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण इसकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए यहाँ पे मिल रही, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु को जब हम 2f1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब उसका बना 2f2 पे। और आकार की तुलना करेंगे तो आकार वस्तु के बराबर है, उल्टा व वास्तविक है। अब चलते हैं चौथी स्थिति की ओर। चौथी स्थिति में वस्तु को f1 व 2f1 के बीच रखना है। ये f1 है और ये 2f1, इन दोनों के बीच वस्तु को रख के और इसका आरेख खींचना है। तो ये वस्तु रख दिए हैं, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये फोकस से इस तरह निकल जा रही। दूसरी किरण जा रही प्रकाशिक केंद्र से, ये दोनों किरण आपस में मिल रही हैं, जहां पे मिल रही वहीं पे इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है। अब वस्तु और प्रतिबिंब की हम तुलना करेंगे। तो वस्तु ये देखिए ए बी, प्रतिबिंब a डैश b डैश है, इसकी तुलना करेंगे और सारणी भरने का प्रयास करेंगे। तो जब हम वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 से बाहर बनता है। ये देखिए 2f2 है, यहाँ से बाहर बन रहा है। और आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। ये देखिए वस्तु है और यह है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा है, उल्टा और वास्तविक है। ये देखिए उल्टा भी है और वास्तविक भी है। अब चलते हैं पांचवी स्थिति में। जब वस्तु को f1 पे रखा जाएगा, अब ये पहले का ठीक विपरीत हो गया है। जब हम अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब बना था फोकस पे, अब हम f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा इसका अनंत पे। अब हम इसका आरेख खींचने का प्रयास करेंगे। ये देखिए उत्तर लेंस है, इसमें वस्तु को रख दिए f1 पर, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और लेंस पे अपवर्तन हो रहा है, इसका फोकस से होके निकल जा रही। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, ये सीधे निकल। अब इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अनंत पे जाके मिलेंगे, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा होगा। तो अब हम सारणी भरने का प्रयास करेंगे। जब हम वस्तु को f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका अनंत पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, उल्टा वह वास्तविक होगा। अगली लास्ट स्थिति आ रही है जो सबसे अलग होती है और इसी को एग्जाम में पूछा जाता है। तो वस्तु को कहाँ पे रखना है, f1 व प्रकाशी केंद्र के बीच। ये देखिए f1 है, ये प्रकाशी केंद्र है, इसके बीच वस्तु को रखा जा रहा है।
अब हम आरेख खींचने का प्रयास करेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, अपवर्तन हो रहा है और फोकस से निकल जा रही है। दूसरी किरण जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, ये सीधे निकल जा रही है। अब जब हम अब ये देखिए, ये दोनों किरणें कितना भी आगे बढ़ेंगी लेकिन ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। लेकिन इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, ये देखिए डॉट डॉट करके, तो ये यहाँ पे मिल रही है, ये तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, ये वस्तु हुई, ये प्रतिबिंब हुई। तो दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो ये वस्तु, ये प्रतिबिंब है, तो F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु को जब हम रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर, यानी कि जिधर की ओर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा, आभासी और सीधा होगा। आभासी इसलिए होगा कि जिधर जिधर वस्तु है उधर एक प्रतिबिंब भी बन रहा है। यदि उसके दूसरी ओर बनता तो वो वास्तविक होता, यानी कि ये लेंस के अंदर बन रहा है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक। अभी हम उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किए थे, अब हम अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जिस तरह से दर्पण में दो स्थितियां थी, उसी तरह से इसमें भी दो स्थितियां हैं। अवतल लेंस में जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। ये देखिए, वस्तु को अनंत पे माना जा रहा है और अनंत से जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण निकल रही हैं तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ से फैल जा रही हैं। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और अपवर्तन के पश्चात यहाँ से फैल जा रही है। लेकिन इन किरणों को हम धीरे धीरे पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस पे जाके मिल रही हैं, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अब हम इसके माध्यम से सारणी भरने का प्रयास करेंगे। इसका वस्तु है अनंत पे, प्रतिबिंब बन रहा है फोकस 1 पे। तो जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका फोकस 1 पर बनेगा और वस्तु का आकार अत्यधिक बड़ा लेकिन प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगी। इससे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे आभासी होंगे और सीधे बनेंगे। अगली स्थिति आती है अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। ये अनंत है और ये प्रकाशिक केंद्र है। जब हम वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अब हम आरेख खींचने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, वस्तु को रखे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही किरण और ये दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल रही है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है। जब हम इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से आके मिलेगी। सामने से देखने पे ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण फोकस से होके आ रही है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब प्रकाशिक केंद्र वाली किरण और ये किरण दोनों जहां पे मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए, प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। इन दोनों की तुलना करेंगे और सारणी भरने का प्रयास करेंगे। तो वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब F1, ये देखिए F1 और प्रकाशिक केंद्र इन दोनों के बीच बनेगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी इसकी? आभासी तथा सीधा होगी। इस तरह से हम उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। अगला टॉपिक आता है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र किसको कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला सूत्र।
यानी कि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f, इन तीनों में संबंध बताने के लिए एक सूत्र बनाया गया जिसे लेंस सूत्र कहा जाता है। इसका सूत्र निम्नानुसार होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी कि 1/ प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/ वस्तु की दूरी बराबर 1/ फोकस दूरी। अब चलते हैं आवर्धन। ये है आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नीफायर। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, यानी कि प्रतिबिंब की तुलना की जाती है वस्तु से कि प्रतिबिंब कैसा है वस्तु की तुलना में। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे बिंब लिखा गया है, बिंब का मतलब वस्तु ही होता है। तो यम बराबर यम यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या एच डैश अपान एच। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच वस्तु की ऊंचाई है। अब अगला टॉपिक आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने मतलब अभिसरित करने, या एकत्र करने का मतलब होता है अपसरित करना की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्र करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है P = 1/f, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। एक डाईऑप्टर की परिभाषा, इसको पेपर में पूछा भी जाता है कि एक डाईऑप्टर को परिभाषित कीजिए। तो एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर होती है। नोट: उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। धनात्मक किस लिए होती है? क्योंकि उत्तल लेंस आगे की ओर किरणों को एकत्र करता है, लेकिन अवतल लेंस आगे न करके विपरीत ओर किरणों को एकत्र करता है। जब हम आगे चलेंगे तो वैसे भी धनात्मक माना जाएगा, जब हम पीछे आएंगे तो वो ऋणात्मक कहा जाएगा। इस तरह से उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं देखने का प्रयास करेंगे। इन घटनाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। 2 प्रश्नों का संकलन है। जल में डूबी हुई छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? जल में डूबी हुई छड़ या पेंसिल, ये देखिए पेंसिल जो जल में डूबी हुई है, तो जल में डूबी हुई छड़ या पेंसिल से चलने वाली प्रकाश किरणें 2 माध्यमों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। ये देखिए पेंसिल से चल रही है प्रकाश किरण, यहाँ पे जल का सघन माध्यम था, यहाँ वायु का विरल माध्यम है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण चल रही है इसमें अपवर्तन हो रहा है, फिर ये हमारी आंखों तक जा रही है। ये इसकी दूसरी किरण है, यहाँ से चली है, अपवर्तन हुआ,
फिर आंखों तक पहुंच रही है। लेकिन हम आंखों के द्वारा जो हमारे प्रकाश किरण जाता है वो एकदम सीधी रेखा में होता है। तो यदि हम इसको सीधी रेखा में देखेंगे तो यहाँ पे पेंसिल की जल में डूबा हुआ भाग जो है पेंसिल का यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ न दिख के यहाँ पे दिखाई देगा। तो आधा पेंसिल हमको इस तरह से दिखाई देगा, आधा पेंसिल हमको ऐसे दिखाई देगा। इस कारण से वो पेंसिल क्या होती है, मुड़ी हुई हमको दिखाई देती है। तो जल में डूबी हुई छड़ या पेंसिल से चलने वाली प्रकाश किरणें दो माध्यमों से अपवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती हैं और अपवर्तन के कारण प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता है। अपवर्तन के कारण प्रकाश का मार्ग जो है विचलित हो जाता है, जिसके कारण जल में डूबी हुई छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी तरह जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? ठीक वही कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये देखिए सिक्का है, लेकिन यहाँ न दिख के ये हमको यहाँ पे दिखता है। तो जल में डूबे हुए सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरणें दो माध्यमों से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और अपवर्तन के कारण प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता है, जिससे जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ से प्रकाश किरण चल रही है, यहाँ तक गई सघन माध्यम में, और जैसे ही विरल माध्यम में गई तो ये इसमें अपवर्तन हो गया और हमारी आंखों तक पहुंच गई। लेकिन हम इसको सीधी रेखा में देखेंगे, वस्तु हमको एकदम सीधी रेखा में दिखाई देती है। तो यही सिक्का यहाँ पे न दिख के यहाँ पे दिखाई देता है। इस किरण को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिलेगी और यहीं पे उसका प्रतिबिंब या छाया दिखाई देगी। तो सिक्का वास्तविक में रखा हुआ है ग्लास के तली में, लेकिन देखने पे वो ऊपर की ओर दिखाई देता है। कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश का मार्ग जो है विचलित हो जाता है और सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। छात्रों, यहीं से प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले दिन नए चैप्टर के साथ। साथियों, जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।